चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज फिर से आप सबका स्वागत है मेरे नए वीडियो में, जो कि है आपका इकोनॉमिक्स 11th का ही है। 11th इकोनॉमिक्स का मैंने एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 1 का, वो कंप्लीट कर दिया। ये सेकंड चैप्टर है आपका। पहला चैप्टर जो था स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, मैंने 3 वीडियो में उन तीनों उस 1 चैप्टर्स को टॉपिक वाइज कंप्लीट किया। ये मैंने स्टार्ट कर दिया सेकंड चैप्टर। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और आपकी हेल्प भी कर रही होगी। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो जो हमारा उस वीडियो में मैंने जो लास्ट एंडिंग किया था वो था आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कि जो 1947 का समय था, उस समय पे हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो किस रूप में जा रही थी या कैसी उसकी सिचुएशंस थी, कैसी कंडीशंस थी। आज का हमारा जो हेडिंग है वो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1955 से 1990। इसके अब हम मतलब इसमें हम देखेंगे हमारा उस टाइम पे भारत हमारा आजाद होने की कगार पे था, तब हम पढ़ रहे थे। अब का क्या है, भारत आपका आजाद हो चुका है, भारत जो है वो स्वतंत्र हो चुका है, उसके बाद हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज वो दिन है, अगर हम पीछे 200 साल में जाएं तो आज का वो दिन है जब हमारा जो देश है वो औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुआ है। अब हमारे सामने सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय पे, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अंग्रेजों ने हमको आजाद तो कर दिया था, लेकिन हम अपने देश को कैसे चलाएं, कौन सी आर्थिक प्रणाली को अपने हम देश में लगाएं, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी दुविधा की बात थी। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अन्य बहुत सारे नेताओं को ये चिंता सता रही थी कि आगे का भारत जो हम नव भारत निर्माण करने वाले हैं वो उसमें हम कौन सी आर्थिक प्रणाली को रखेंगे, कैसे आर्थिक प्रणाली पे हम काम करेंगे और हम किस तरह की आर्थिक प्रणाली रखेंगे जिससे हमारे देश का जो है वो उच्चतम विकास होता जाए और सारे लोगों में एक समानता बने, सबको सारी सुविधाएं मिलती जाएं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसको हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा हमारे जो हमें जो खुशी के साथ साथ हमें एक तकलीफ भी थी कि हम आगे कैसे क्या चीजों को समझें, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो काफी समय से जो है शासन कर रहे थे, उनको सारी चीजें पता थी। अचानक से जब देश आजाद होता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कैसे इतनी सारी जनसंख्या वाले देश को कैसे एक नव भारत, एक विकास की ओर लेके जाया जाए। तो हमने इस बारे तो इसी अब हम इस चैप्टर में पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे और बाकी योजनाओं को पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे इसमें कि क्या क्या जो थे सरकार के क्या क्या लक्ष्य बने थे, इन सबको हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो भी 3 वीडियोस में आए टॉपिक्स, क्योंकि बड़े टॉपिक्स है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिएगा, आप लोग बिल्कुल वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि इन लोगों के सामने ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं ये समय की बात। तो समय तो ऐसा था, अब चुनौतियां क्या थी हमारे देश के सामने। तो चुनौती थी कि हम कौन सी आर्थिक प्रणाली को अपने भारत में लाए, मतलब हम समाजवादी प्रणाली यूज करें या पूंजीवादी प्रणाली का उपयोग करें, कौन सी वादी हम करें। तो अन्य नेताओं ने और बहुत सारे लोगों ने, काफी लोगों देश विदेश देखा, सबके दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को, प्रणाली को अपने देश में लाते हैं तो सब कुछ राज्य सरकार के अंतर्गत आ जाएगा। राज्य से मेरा तात्पर्य राज्य सरकार नहीं, राज्य से मेरा तात्पर्य एक सरकार से है। सब कुछ अंतर्गत आएगा, उसमें निजी क्षेत्रों वालों को, निजी जो क्षेत्र वाले हैं वो काफी पीछे रह जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा उनको मौका नहीं मिलेगा चीजों को आगे बढ़ाने का, अपना कुछ करने का। और फिर एक ख्याल ये आता था कि अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनी रखते हैं तो फिर क्या होगा। तो ये चीजें आएंगी, अगर हम पूंजीवादी रखते हैं तो सब कुछ जो है वो निजी स्वामित्व के अंतर्गत आएगा। जब निजी स्वामित्व के अंतर्गत आएगा तो गिने चुने लोगों को ही उसका फायदा मिलेगा, सबको तो मिल नहीं पाएगा। तो उसमें कहीं ये ना हो कि जो गरीब वर्ग है वो पीछे रह जाए, अमीर वर्ग ही बढ़ता जाए। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम सामने आ रही थी। तो अन्य जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे प्रधानमंत्री उस समय के, वो और कुछ अन्य नेताओं ने ये सोच विचार करके एक बीच का रास्ता निकाला कि हम समाजवादी तो हमारा रहना ही रहना, समाजवाद तो रहेगा ही, साथ ही साथ हम उनको भी स्थान देंगे कि इन निजी क्षेत्र वालों को भी स्थान देंगे और उनको भी हम प्रोत्साहित करेंगे आगे बढ़ने के लिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। उनका ये कहना था कि समाजवाद तो हमारा देश है ही, बाकी हम निजी क्षेत्र वालों को भी स्थान देंगे और उन्हें भी प्रोत्साहित करेंगे। उसके बाद प्लानिंग, अब जब ये सब उन्होंने सोचा तो भाई इतना बड़ा देश है, आप इस शहर से दूसरे शहर में जाते हैं
तो आपको कहीं ना कहीं प्लानिंग करनी पड़ती है। आप कुछ नया कार्यक्रम करें तो आपको प्लानिंग, अब इतना बड़ा था तो इसमें ये हुआ कि प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग बनाएंगे, हम कैसी चीजों को करेंगे, हम लक्ष्य को एक एक करके टारगेट को हम बांधते हैं। जैसे होता है ना, बच्चे जब पढ़ते हैं तो टारगेट बांधते हैं, एक हफ्ते में ये टारगेट कंप्लीट, एक महीने में ये टारगेट कंप्लीट। उसी समय उन्होंने टारगेट बांधना शुरू किया कि हम कैसे कैसे क्या चीजें वो करेंगे। तो फिर ये दिमाग में आया कि हम योजना बनाते हैं। तो योजना, फिर उसके बाद जो है आपकी इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के 1950 में आपका योजना आयोग का जो है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की स्थापना हुई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात हुआ, मतलब पंचवर्षीय योजनाओं की भी शुरुआत हुई। किसकी? योजना आयोग की। योजना आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1950 में किया गया। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। अब हम बात करते हैं योजना। तो जो योजना शब्द है, ये शब्दावली जो है ये रूस से ली गई है। रूस उस समय पे सोवियत संघ था, रूस से ली गई, जिसे हम सोवियत संघ भी कहते हैं। और योजना का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को दिमाग में होगा। तो योजना मतलब होता है प्लानिंग, कैसे करके चीजों, कैसे जो हमारा देश है वो आगे कैसे काम करेगा, कैसे उत्पादन, वितरण और उत्पादन, कंजप्शन, प्रोड्यूस करेगा, कंजप्शन करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। हम अगर बोले तो उत्पादन, खपत और वितरण, ये सारी प्रक्रिया वो कैसे करेगा। तो ये हो गया, आगे देश कैसे काम करेगा, तो ये होता है योजना का मतलब। तो योजना आयोग का गठन किया गया। अब इसके जो लक्ष्य थे वो देखिए 5 लक्ष्य, पंचवर्षीय जो लक्ष्य थे, पंचवर्षीय से मतलब है 5-5 साल की जो योजना, जब आयोग का गठन हुआ तो ये हुआ कि हम 5-5 साल की पंचवर्षीय योजनाएं बनाएंगे और 5-5 साल की योजनाएं के अंतर्गत हम लक्ष्य को निर्धारित करेंगे कि हमें इस लक्ष्य को 5 साल में पाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको सिर्फ 5 ही साल में पाना है, ये कि हम 5 साल में इस पे ज्यादा काम करेंगे। और कुछ जो काम थे वो 20-20 साल का भी लक्ष्य बना के लोग चल रहे थे। तो जो 5 पंचवर्षीय योजनाओं के जो लक्ष्य थे वो था समृद्धि, फर्स्ट था। उसके बाद था आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामान्यता। इन शब्दों का मैं आपको एक बार मतलब बताती हूँ। समृद्धि का मतलब वृद्धि से है आपका, जैसे कि मतलब जैसे हमारे यहाँ पे जो उत्पादन वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, उत्पादन हो रहा है उसमें वृद्धि, जो सामान वगैरह हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें वृद्धि होना, सर्विसेज में वृद्धि होना, समृद्धि से वृद्धि होना, मतलब चीजों को बढ़ाना। जब हम आते हैं आधुनिकीकरण पे, मॉडर्नाइजेशन पे, तो इसका मतलब आधुनिकीकरण का मतलब है कि नई नई चीजों को, टेक्नोलॉजी को हमारे देश में लाना, है ना। इसका मतलब कि हम मतलब डिपेंडेंट ना रहे, टेक्नोलॉजी हम लेके आए, कम समय लगाना, कोई भी चीज में कम समय लगाना, फटाफट से काम को कर ले जाना, ठीक है। हम आत्मनिर्भरता की बात आए तो उन सारी चीजों का उत्पादन करना जो हमारे देश में, जिस पे हम निर्भर हैं, उत्पादन सारी चीजों का उत्पादन जिस पर हम दूसरों पे निर्भर हैं, जिस पर हम दूसरों पे निर्भर हैं, हम निर्भर हैं दूसरों पे, ठीक है। मतलब एक तरह से ये समझिए मोटा माटी कि जिस पे हम दूसरे देश पे निर्भर हैं, हम उसको भी अपने देश में करने की कोशिश करें, उसी को हम कहते हैं आत्मनिर्भरता, ठीक है। सामान्यता मतलब किसी में कोई भेदभाव ना रहे, भेदभाव मतलब कि सबको जो है आपके सबको एक सामान्य जो है वो आप अवसर मिले, सबको सामान्य सुविधाएं मिले, इससे ये तात्पर्य है। तो ये 5 पंचवर्षीय योजनाओं के 5 लक्ष्य हैं जो मैंने आपको धीरे धीरे करके बता दिए हैं। इसके फिर जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा मैं उसमें काफी चीजों को और भी जो टॉपिक्स है वो भी क्लियर करूंगी। बहुत लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो में करती हूँ। मेरी उम्मीद है कि मैंने जो आज